जय हिंद दोस्तों। पैट्रियोटिक गूंज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आर्यन पांडे। आज पैट्रियोटिक गूंज के जो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, इस पर पूर्वांचल के कोई इशूज जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यहाँ की संस्कृति और सामाजिक मुद्दे, उन पर गहन मंथन के लिए हमारे साथ दिव्या पीजी कॉलेज के प्राचार्य श्री ओ प्रकाश सिंह जी आए हैं, जो इन विषयों पर एक अच्छा खासा अपना विश्लेषण देंगे, अपने अनुभव और अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो सर, आज के इस प्रोग्राम में आपका वेलकम। तो सर, आपका जो इस विद्यालय में आपने कितने समय से अभी तक आप प्राचार्य पद पे हैं, आपका जो इसमें अनुभव कार्यकाल है इसमें? मैं अक्टूबर 2021 में उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित होकर के यहाँ पर आया। लगभग 4-5 साल का कार्यकाल हो चुका है। हाँ, 4.5 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है। और वैसे तो मैं शैक्षणिक सेवा में 2001 से हूँ और 3 संस्थाओं में मैंने अपनी सेवाएं दिया है, जो तीनों अलग अलग विश्वविद्यालयों से संबंधित थी। सर, अपने बारे में थोड़ा बताइएगा और साथ में थोड़ा दिव्यनाथ जो अपना कॉलेज है, जो कि गोरखपुर में गोरखनाथ परंपरा से, और गोरखनाथ जो अपना महाप्रताप शिक्षा परिषद है उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। दिव्यनाथ हो गया, महाप्रताप जो स्कूल इंटर कॉलेज हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा इनका बैकग्राउंड, इनकी शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है, इन सब चीजों के बारे में देखिए, सबसे पहले तो अपने बारे में, मूलतः मैं गाजीपुर जनपद से हूँ। गांव के प्राथमिक विद्यालय से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। इसके बाद मैं मैट्रिकुलेशन के बाद जीएसए इलाहाबाद से इंटरमीडिएट किया। उसके बाद सारी पढ़ाई मेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हुई। इस दौरान जो इलाहाबाद का ट्रेंड है, हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से भी जुड़े और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पीसीएस सहित एनडीए, सीडीएस सभी परीक्षाओं में मैंने लिखित परीक्षा पास किया और साक्षात्कार दिया। अंत में उच्च शिक्षा सेवा आयोग से 2001 में मैं डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुआ और कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध औरैया जनपद में विवेकानंद ग्रामोद्योग पीजी कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया और वहीं से मेरा शैक्षणिक कार्यकाल शुरू। अपना दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज का पूरा इतिहास। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज का जहाँ तक इतिहास है, ये कितना इत्तेफाक है कि मेरे जन्म का वर्ष और दिग्विजयनाथ की स्थापना का वर्ष दोनों सेम है। और वो वर्ष कोई साधारण वर्ष नहीं है, वो ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में मनुष्य चांद पे पहुंचा। एक कल्पना की उड़ान उस वर्ष के साथ जुड़ी हुई है। अपोलो का जो यूएस कमीशन था वो, हाँ, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, ये चांद की सतह पे पहली बार उतरे थे। ये 69 ही था, 21 जुलाई 1969 को। और उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया था, 69 में ही किया था। नोबेल पुरस्कारों की श्रृंखला में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था, 1969 ही था। 1969 में ढेर सारे कार्य हुए और मेरा जन्म भी 1969 में हुआ। तो मुझे बड़ा ये दैवी संयोग लगता है कि मेरे महाविद्यालय की स्थापना और मेरा जन्म दोनों एक साथ हुआ। जैसे पहले से ये लिख दिया गया हो कि भविष्य में चल करके इस महाविद्यालय से मेरी संबद्धता रहनी है। एक अच्छा कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की इस समय 53 संस्थाएं हैं और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एक ट्रस्ट के रूप में है। मान दिग्विजयनाथ जी 1932 में इस पिछड़े इलाके में उन्होंने सोचा कि कैसे हम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके माध्यम से हम समाज में एक नया परिवर्तन, एक गुणात्मक परिवर्तन लाए, क्योंकि राष्ट्र की सेवा इसके माध्यम से करना, इससे बेहतर कुछ नहीं है। शिक्षा तो 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद स्थापित हुई और उसी समय महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज और महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज दो बने। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज आज भी चल रहा है, विद्यमान है। महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज जो था, जब यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी बनना था तो कुछ संपत्ति मानक के अनुसार कम हो रही थी, जमीन कम पड़ रही थी, तो वो विश्वविद्यालय यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर सकता था। तो ये भी मान दिग्विजयनाथ जी का बहुत बड़ा गोरखपुर के लिए योगदान है और गोरखनाथ मंदिर का योगदान है कि उन्होंने बिल्डिंग सहित महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज को शिक्षक, बिल्डिंग सहित विश्वविद्यालय को दान दे दिया और उस दान के स्वरूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ पाया।
नहीं तो कहीं और चला गया। ना किसी और डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद 1969 में ही महंत दिग्विजयनाथ जी का महाप्रयाण भी हो गया। तो उनके शिष्य परंपरा में पूज्य महंत अवधनाथ जी, उन्होंने दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज को मूर्त रूप दिया, वो अस्तित्व में आया और तब से लगातार अपनी शिक्षा के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से समाज की सेवा महाविद्यालय कर रहा है। सर अभी रिसेंट में हमें पता चला कि NASC जो है, जो नेशनल एक्रेडिटेशन जो है, उसके थ्रू कॉलेज की रैंकिंग बहुत ऊपर गई है। हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है। पूर्वांचल में जैसे कुछ यूनिवर्सिटी तो बनारस और इलाहाबाद की हैं जो अपने आप में अच्छी होती है, लेकिन गोरखपुर सर्कल में अगर देखा जाए तो इस लेवल पर अचीवमेंट जो है बहुत रेयर होता है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है हमारी जो रैंकिंग है इंस्टीट्यूट की, और उनकी क्वालिटी को कैसे फोकस कर सकता है, बच्चों के लिए कैसे ये करें? देखिए, नैक की जो व्यवस्था है वो उच्च शिक्षण संस्थानों के गुणात्मक मूल्यांकन की एक व्यवस्था है और इसके तहत हर 5 वर्ष बाद हर संस्था को जरूरी है। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के तहत 21 एडेड कॉलेज हैं। ढेर सारे एडेड कॉलेज तो ऐसे हैं जो जिन्होंने एक भी सर्किल अभी मूल्यांकन का पूरा नहीं किया है। कितने जनरेशन सब कितने मूल्यांकन के अप्रॉक्सिमेटली और क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या व्यवस्था है, फैकल्टीज की क्या व्यवस्था है, पे स्ट्रक्चर कैसा है, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कैसा है, और इन सब से बढ़कर के शोध, नवाचार, एकेडमिक्स की दिशा में जो है वो संस्थान जो है कितना योगदान कर रहा है। तो ऐसे ढेर सारे पैमाने हैं। उसको क्राइटेरिया में 7 क्राइटेरिया उसके सब क्राइटेरिया भी हैं। तो 7 क्राइटेरिया के अनुसार चल रहा था। अभी सुनने में आ रहा है कि एक संशोधित प्रारूप जो 10 क्राइटेरिया का होगा, आगे जो नैक का मूल्यांकन होगा वो 10 क्राइटेरिया से होगा। हमारा जो महाविद्यालय है वो 3 सर्किल पूरा कर चुका है और 2021 में तीसरी सर्किल में B++ ग्रेड के साथ 2.84 CGPA के साथ वो नैक मूल्यांकन में क्लियर किया, उत्कृष्ट। कुछ पॉइंट्स जो है A ग्रेड में रह गया था, लेकिन वो हमारी ग्रेडिंग ये शो करती है कि दिग्विजयनाथ महाविद्यालय वो DDU के अधीन जितने भी महाविद्यालय हैं उन सब में गुणात्मक दृष्टि से और नैक के पैमाने पर 7 क्राइटेरिया के मूल्यांकन के हिसाब से एक उत्कृष्ट स्थान पे है, बेस्ट परफॉर्मर में बेस्ट परफॉर्मर है। और इतना ही नहीं, अभी शासन द्वारा प्रमाण पोर्टल के माध्यम से 44 क्राइटेरिया पर आधारित मूल्यांकन किया जा रहा है। उसमें अभी पिछले महीने की जो ग्रेडिंग है उस ग्रेडिंग में महाविद्यालय हमारा पहले स्थान पे है पूरे प्रदेश में। यह हमारे लिए गौरव का भी विषय है और समाज और विद्यार्थियों के बीच एक आकर्षण का ये विषय भी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। वही मैं आज का जो डिस्कशन है इसीलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगा। पिछली बार जो हमें मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था कि विज्ञान काफी अच्छी रैंकिंग मिल गया, तो हमें ये लगा कि पूर्वांचल के जो ये एजुकेशन वाला पार्ट है इस पर फोकस किया, इसीलिए हमने इस पर फोकस। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा डिस्कशन किया जाए। बहुत अच्छा। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि जो बाकी हमारे इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, अगर वो दिव्यांग को पिक करना चाहते हैं, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी नाम करके वो बाकी दिव्यांग में आना चाहते हैं, तो उनके 5 ऐसे कौन से पॉइंट्स हो जिसको अदर डिग्री कॉलेज या अदर जो भी कॉलेज है उनसे बेहतर वो मान के इस पे दिखाएं? देखिए, पहली चीज तो ये है, अभी पिछले साल के प्रवेश की क्राइटेरिया को हम ले तो अभी तक जो धारणा थी गोरखपुर में, वो विश्वविद्यालय के बाद बच्चा जो है सेंट एंड्रूज को प्रेफर करता था और दिग्विजयनाथ पीछे था। इस समय विश्वविद्यालय में अगर उसका किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है तो सीधे वो दिग्विजयनाथ में आ रहा है। और अभी इस समय का मैं अपडेट दे रहा हूँ। अभी 15 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय में चल रही है। अभी 15 तक डेट है। इसके बाद भी 1100 के ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे महाविद्यालय में हो चुका है। यह हमारी साख, हमारे प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों का विश्वास और आकर्षण, इसका जो है जीवन प्रमाण है। सर आप फिलोसफी वगैरह में भी आपका अच्छा खासा मतलब आपका बैकग्राउंड रहा है, जैसे पिछली बार हम मिले थे तो फिलोसफी पे काफी आपने डिस्कशन किया। तो अभी क्या आ रहा है कि एक चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम सब लोग अफेक्टेड हैं आज के डेट में, उससे कहीं प्रभावित है बंदा। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे पहले बच्चों को एजुकेशन सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहा है, बच्चों को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और नो डाउट जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट लाइफ का है उसको कहां तक अफेक्ट कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इसकी भूमिका बढ़ रही है, ये एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस बन जाएगा। ये अच्छा है बुरा है आने वाले देखिए, ये दोनों चीजें हैं।
और बचपन में हमने पढ़ा था कि एक प्रश्न पूछा जाता था प्रायः जो है कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। तो डबल शॉट। हाँ, तो विज्ञान के जितने भी उत्पाद हैं उसमें दोनों संभावनाएं हैं। मनुष्य हमेशा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ नए सुविधाजनक आविष्कार करता रहता है और वैज्ञानिक आविष्कार भी मानवीय सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से ही होते हैं, उसके जो उत्पाद होते हैं। अब एआई के आने से निश्चित तौर पे हमको किसी मेडिकल फील्ड में अगर हम रोग का सिम्टम डालेंगे तो उस पर जो दवाइयाँ, एक्यूरेट दवाइयाँ, प्रिस्क्राइब्ड वेरीफाइड दवाइयाँ वो हमें बता देगा, हम गुमराह नहीं होंगे। तथ्यों का संकलन करने में, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हमको सुविधा होगी। इमेज फॉर्मेशन में एआई के प्रयोग से हमको सुविधा होगी। किसी भी चीज पे आज हमको एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है, हम सिर्फ उसको इनपुट डालेंगे कि हमको किस विषय पे एप्लीकेशन चाहिए, वो लेकिन ये तो सर बच्चों का अगर देखा जाए पर्सपेक्टिव से, हाँ, कि बच्चा कॉलेज ज्यादा पढ़ने के लिए अगर वो एप्लीकेशन भी एआई से लिख रहा है तो उसके शिक्षा में और उसके एजुकेशन लेवल में क्या डेवलपमेंट आ रहा है? ये बता रहा हूँ मैं। अभी मैं एक पहलू आपको बताया, एआई से लाभ क्या है ये मैं बताया। एआई का प्रयोग करने से जो उसकी मौलिक सोच है वो लुप्त होती जा रही है। हाँ, ये यही एक इशू मुझे बहुत लग रहा है। मौलिक सोच लुप्त होती जा रही है, स्मृति लोप का बच्चा शिकार हो रहा है, याददाश्त उसकी नहीं रह रही है। और तीसरी चीज है कि चीजों को विश्लेषण करने, मुझे याद है कि जब हमारे पास मोबाइल नहीं था तो सैकड़ों फोन नंबर हमको डिस्ट्रिक्ट कोड सहित याद थे। आज अगर हमसे पूछ लीजिए तो 5 ऐसे फोन नंबर हमारे पास नहीं होंगे जो हमारी स्मृति में बने हुए हैं। हम मशीनों पर आश्रित हो जा रहे हैं, मशीनें हमारी सर्वेंट बन करके रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी मास्टर बनेंगी, हम उनके अधीन हो जाएंगे, उन पर निर्भर हो जाएंगे, तो ये घातक होगा। एआई का मास्टर बन रहा है, तो एआई मास्टर बनना है तो आगे जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे, उनमें विश्लेषण की क्षमता नहीं होगी। नेक्स्ट जनरेशन है उसमें समस्या। नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी बच्चा टाइप्ड मैटर लाता है, हम समझते हैं कि वो एआई से करके लाता होगा, मैं तुरंत कर हैंड रिटन लाऊं, और हैंड रिटन लाने में उसकी गलती पकड़ में आ जाती है। एआई से जब वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेगा तो उसकी गलती पकड़ में नहीं आएगी, बिल्कुल वो करेक्ट हो जाएगी। तो मूलतः वो किस पैमाने पे खड़ा है इसका आकलन नहीं हो पाता है। तो इसलिए मशीन को हम एक एड के रूप में लें, एक सहायक उपकरण के रूप में लें, उस पर हमारी पूर्ण निर्भरता कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व के विकास को एकांगी बना देगा। और चुनौतियों का सामना जब हम करेंगे तो वहां पे देखिए, मशीन होती है, मनुष्य का विकल्प मशीन नहीं बन सकती, क्योंकि मशीन सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती है, संवेदनाओं का आदान प्रदान मशीन नहीं कर सकती। वो उसके लिए तो मनुष्य की जरूरत होगी। तो मैन वर्सेस मशीन, इसलिए मैन को मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती है, वो उसकी सहायक बन करके उसकी सुविधा को बढ़ा सकती है, उसके समय को बचा सकती है, उसके कैलकुलेटिव एक्यूरेसी को बढ़ा सकती है मशीन। सर, जो टीचर्स अभी हमारे जो भी शिक्षक हैं वो पढ़ाते हैं, तो नो डाउट समय के साथ बहुत नए नए इन्फॉर्मेशन आए, हो सकता है कि बहुत से टीचर जो अपडेट हों उसके साथ, कहीं ना कहीं एआई इसमें हेल्प करता है। बट ये एक दिखाता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन गैप, जो टीचर लोग हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन गैप है, जो स्टूडेंट है उसके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट आता है कि बच्चा कई बार टोक देता है सर। तो ये चीज कहाँ तक ये सही है, गलत है, ये बताइए, किस डायरेक्शन में जा रहा है? समय के साथ शिक्षकों को अपने को अपडेट करना होगा, गुरु को अपने गुरुत्व को बरकरार रखने के लिए जो नए परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों के साथ जुड़ना होगा और उनके रिक्वायरमेंट, उनकी वांछनीयता के अनुरूप अपने को परिवर्तित करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके सम्मान पर ठेस आएगा। अब बच्चा अगर भरी क्लास में अगर उनको टोक देगा कि गुरुजी आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उन्हें अपमानित महसूस होगा। इन चीजों से बचने के लिए हमें भी तो एआई ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों के पास ही जाएगा, सबके पास उसका दरवाजा तो विज्ञान सर्वव्यापी होता है और विज्ञान का हर आविष्कार, मनुष्य कोई चीज आविष्कृत करेगा तो भले ही देख करके भेदभाव करके आवंटित करे, लेकिन विज्ञान जो चीज खोजता है वो सबके लिए सुलभ होता है। विज्ञान ने ट्यूबलाइट बनाई तो नहीं कहता कि हम गरीब को रोशनी नहीं देंगे, सिर्फ अमीर को ही देंगे। तो विज्ञान का जो भी उत्पाद है वो सर्व सुलभ होता है, सबके लिए होता है। तो एआई के अनुसार जो है अब टीचर्स को भी अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में, अपने इंफॉर्मेशन एक्सेस में, अपने एनालिटिकल पावर में, अपने फैक्चुअल एक्यूरेसी में
वृद्धि करनी होगी और तभी जाकर के आज के अपडेट स्टूडेंट की चुनौती को वो झेल पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और है कि टीचर का काम क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है क्या, कि अगर अगर ऐसा ही है तो क्या एआई फ्यूचर में टीचर को रिप्लेस कर देगा? ये पॉसिबल है? क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति कहीं न कहीं रही है, जैसे उपनिषद बोलते हैं कि गुरु के चरणों में बैठिए फिर ज्ञान लीजिए। हाँ। उपनिषद का एक सिंपल सा हाँ, करती है। हाँ। और एक गुरु शिष्य परंपरा चली आती है, जैसे गोरक्षनाथ जो नाथ संप्रदाय उसको भी हम देखते हैं गुरु शिष्य परंपरा। हाँ, हाँ। तो क्या गुरु शिष्य परंपरा सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड होती है कि उसके अलावा कैरेक्टर बिल्डअप हो गया, इमोशनल जो एबिलिटी हो गया उसको इम्प्रूव करना, इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना? जैसे कि हम लोग महाभारत में देखे हैं कि कई ऐसे शिष्य रहे हैं जिनके पास, जो द्रोणाचार्य के शिष्य रहे हैं, उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था, वो फेल हुए। और वहीं पर अर्जुन जो सबसे था, पांचों पांडवों में देखा अर्जुन के पास इमोशनल इंटेलिजेंस बाकी लोगों से ज्यादा था। तो क्या ये चीजें एआई रिप्लेस कर देगा टीचर के स्थान को? नहीं, देखिए, टीचर जी के विकल्प जो है कंप्यूटर जी कभी नहीं हो सकते। कंप्यूटर जी सहायक हो सकते हैं, वे विकल्प नहीं हो सकते। क्योंकि जब कक्षा में विद्यार्थी बैठता है तो उसके चेहरे के भाव को देख करके शिक्षक पूछता है कि क्या कोई दिक्कत है। कंप्यूटर उससे ये नहीं पूछेगा क्या कोई दिक्कत है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितनी प्रोग्रामिंग है उतना ही वो चलेगा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब प्रोग्रामिंग नहीं है तो वहां पे वो खामोश हो जाएगा कि इस चीज का एक्सेस हम नहीं कर सकते। लेकिन शिक्षक के ज्ञान का फलक बहुत विस्तृत है और शिक्षक सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए। और शिक्षक को तो राष्ट्र निर्माता कहा गया है। दुनिया की जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों के पीछे किसी न किसी शिक्षक की प्रेरणा थी। चाहे अमेरिका की क्रांति के पीछे जेफरसन की प्रेरणा रही हो, चाहे जॉन लॉक के विचारों की प्रेरणा जो है इंग्लैंड की ग्लोरियस रिवोल्यूशन के पीछे रही हो, चाहे वॉल्टेयर और रूसो के विचारों की प्रेरणा फ्रेंच रिवोल्यूशन, जिसने लोकतंत्र की आधारशिला लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस नारे को, गगनचुंबी नारे को दिया। उस फ्रांसीसी क्रांति के पीछे भी रूसो और वॉल्टेयर जैसे शिक्षक थे। और यहां पर महापद्मनंद नंद वंश का पूरा विनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पीछे जो इतना बड़ा जो साम्राज्य परिवर्तन हुआ, उसके पीछे चाणक्य जैसे शिक्षक की प्रेरणा थी। लेकिन शिक्षक जो है सबको नहीं देता है। अभी आपने कहा कि अर्जुन सफल हुआ और उसी गुरु से ज्ञान लेने वाले और लोग उतना सफल नहीं हुए। तो देखिए, शिक्षक पात्रता देखता है। शिक्षक के ज्ञान का भंडार जो है अपरिमित है और उस अपरिमित ज्ञान को उसी को देता है जो पात्र हो। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र से पहले रामकृष्ण परमहंस के पास और लोग न गए, लेकिन नरेंद्र में वो पात्रता दिखी कि हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान की जो विरासत और धरोहर है, उसे नरेंद्र आगे ले जाएगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने साधना द्वारा अर्जित पूरे जीवन का पूरा ज्ञान और निधि नरेंद्र को सौंप दिया, विवेकानंद हो गए। सर, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, ये इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि ये तो कंटिन्यूस अब धीरे धीरे अडॉप्ट किया जा रहा है, ग्रेजुअली अडॉप्टेशन होगा उसका। तो क्या क्या नए नए चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, इस हद तक आपके चैलेंजेस ये हैं कि उसके लिए जो संसाधनों की रिक्वायरमेंट है। भाई, 34 वर्षों के इंतजार के बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को मिली, काफी मंथन के बाद मिली और शिक्षा जगत के सभी स्टेक होल्डर से व्यापक विचार विमर्श करने के बाद इसका मसौदा तैयार हुआ। उसे लागू तो कर दिया गया और आज उसे लागू किए हुए 5 वर्ष हो गए। लेकिन नई शिक्षा नीति पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सेमिनार होते हैं, बहस होती है, परिचर्चा होती है, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद उसके मूल्यांकन पर कोई चर्चा हम नहीं सुनते। मैं जानना चाह रहा सर, ग्राउंड में भी क्या चेंज हुआ है? ग्राउंड में चुनौतियां हैं और ग्राउंड में चुनौतियां ये हैं कि उसके अनुरूप हमारे पास भौतिक और मानवीय दोनों संसाधनों का अभाव है। उसके अनुसार जो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्रस्तावित है, उसमें भारी कमी है संस्थाओं में। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट उसके तहत होना चाहिए, उसकी कमी है। उसमें जो है अभी तक विद्यार्थी साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड ऐसे पढ़ता था। अब उसमें जो है अंतर्वैषयिक अगर विद्यार्थी चाह रहा है, अगर फिजिक्स पढ़ने वाला विद्यार्थी हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है, तो एनईपी 2020 के अनुसार हम उसे मना नहीं कर सकते। लेकिन इसको कोरिलेट करने के लिए जो हमारी फैकल्टी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और जो अन्य सुविधाएं उसको पूरा करने के लिए, वो किसी संस्थान के पास, विभिन्न संस्थान होंगे
सर ये जिनके पास से मौजूद है। सर ये ऐसा है कि ये हर जगह ये चीज है या फिर ऐसे पूर्वांचल में इसकी डिफिशियंसी है, संसाधनों की कमी या फिर जो मानव संसाधन की कमी है? देखिए, या पूरे यूपी में या पूरे मैं इंडिया आपको बता रहा हूँ, अर्बन रूरल डिवाइड को देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ अब एनईपी ये कहती है विद्यार्थी की उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये यहाँ विद्यार्थी कह रहा है कि हम आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ के करेंगे क्या? हम एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद कहीं तैयारी करते हैं, निकल जाए तैयारी करके। गवर्नमेंट जॉब। सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा का आउटकम क्या होगा, इसको लेकर के कोई आश्वस्ति है क्या? हाँ, ये रोजगार उन्मुख है कि नहीं? हम जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं उस पाठ्यक्रम का आउटकम क्या है? वो करने के बाद, पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद विद्यार्थी किन क्षेत्रों में जा सकता है, इसका खुलासा प्रवेश लेते समय हम करते हैं क्या? ये इम्पोर्टेंट चीज है, इस कॉलेज को बताना चाहिए, ये इंस्टीट्यूट को, विश्वविद्यालय को इस प्रकार का डिजाइन करना चाहिए कि हम जिन पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित करते हैं उसके आउटकम क्या है, किन किन फील्ड्स में वो बच्चा जा सकता है ये कोर्स करने के बाद, इसका खुलासा करना चाहिए। इस प्रकार की पारदर्शिता हमें प्रवेश के समय, और वेस्टर्न कंट्री में इस तरह की व्यवस्था है। दूसरी चीज है कि सभी पढ़े सभी बढ़े। एक तरफ हम सर्व शिक्षा अभियान का नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम गुणात्मक शिक्षा दें, ये हमारी आकांक्षा है। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? सभी पढ़े सभी बढ़े और गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, ये कैसे हो सकता है? क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको स्क्रीन करना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट है उनके लिए वेस्टर्न नहीं, सभी हायर एजुकेशन क्यों करें? सरकार मैट्रिकुलेशन के बाद क्यों नहीं साइको टेस्ट अनिवार्य रूप से करती है, और उसमें साइको टेस्ट में बच्चे को टेस्ट करे, कौन कॉमर्स में जाना चाहता है, कौन मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, कौन रिसर्च में जाना चाहता है। जो रिसर्च में जाने लायक हो उसे ही हायर एजुकेशन में प्रमोट करे, से इसको वोकेशनल ट्रेनिंग दे। इससे जो रोजगार की संभावनाएं भी बनेंगी। स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट पे, वोकेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट। हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या हम देखते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये आज की डेट में जो गवर्नमेंट जॉब में भीड़ भी है, उसमें क्या है, वो बच्चे मैक्सिमम ह्यूमैनिटी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ के सिविल सेवा बाकी चीजों की तैयारी में लगते हैं, फिर उसके बाद वहाँ नहीं तो बाकी स्टेट की जॉब के लगते हैं। एक अच्छा खासा अपना यूथ का टाइम भी स्पेंड कर देते हैं। जो आप मान के चलिए 16 से लेकर 30 तक के बीच का सबसे यूथ हाई एनर्जी लो रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम है, उसमें वो पता चलता है कि तैयारी में खपा दे रहे हैं। गवर्नमेंट की लिमिटेशन है, कहीं उतनी जॉब क्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन स्किल वाली एक पार्ट है जिसको हम कहीं कहीं मिस कर रहे हैं। ये चाइना से भी कंपैरिजन किया, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया और हमारा स्किल के कारण कहीं कहीं देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कम। तो जॉब क्राइसिस एक इशू है, तो वो आई थिंक एजुकेशन उसमें बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। एजुकेशन और ये पॉलिसी मैटर है। गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसी बनाना चाहिए, और स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए विद्यालय के पास संसाधन कहाँ से आएगा? एक्सपर्ट भी कहां से आएंगे? एनईपी के रिक्वायरमेंट एक्सपर्ट हम हायर कर सकते हैं, लेकिन हायर करने के लिए हमको संसाधन चाहिए। वो संसाधन की आपूर्ति कहां से होगी? अभी आपने देखा हमारे विश्वविद्यालय ने, डीडीयू ने इस साल 25 से 30% सीटें अपनी बढ़ा दी हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ प्रवेश परीक्षा से जुड़िए और यहीं से आप बच्चे लीजिए। आप सीटें बढ़ा देंगे तो बच्चा आपके यहाँ ही कम पड़ जाएगा, हमारे यहाँ कहां से आएगा? तो मैंने पूछा, हमने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसे तो जो शहर के कॉलेज हम, जो विश्वविद्यालय के प्रवेश पर ही निर्भर, और विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं होने पर वो बच्चे जो है कॉलेज के तरफ रुख करते हैं। जो इंजीनियर के कॉलेज है वो विश्वविद्यालय पर निर्भर नहीं है, उनके बच्चे जो है अलग जगह से आते हैं और उनके ऊपर कोई असर नहीं है। लेकिन जो शहर के कॉलेज हैं, उस शहर के कॉलेजों पर विश्वविद्यालय की पॉलिसी का सीधा असर है। तो अगर आपने सीटें बढ़ा दिया तो बच्चा आपसे बचेगा तब हमारे पास आएगा। तो वहां से ये कहा गया कि भाई हमारे पास रिसोर्स जनरेट करने का दबाव है, इसलिए पॉलिसी हम अपना रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो इतने विद्यालय हैं, ये विद्यालय बचेंगे क्या? देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। देखिए हर वर्ष विश्वविद्यालय में 5-6 कॉलेज एप्लीकेशन देते हैं कि हम कॉलेज नहीं चला पाएंगे, हमारी मान्यता आप जो है बंद कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, बच्चे ना होने की वजह से। हाँ। ये सोर्स लेकिन वहीं पे 4-5 नए कॉलेज खुलते भी हैं, बैलेंस रहता है पूरा। तो पूरे कॉलेजों की संख्या लगभग स्थिर रहती है। कुछ बंद होते हैं, कुछ नए खुलते हैं। जो नहीं चला पा रहा बंद कर देता है, और जो साहस करके कि भाई हम चला ले जाएंगे वो खुलता है नया, मान्यता लेता है। सर, ये जो स्किल और डिग्री वाला जो कॉन्फ्लिक्ट दिखा गया, हम लोग बात कर रहे थे,
ये कहीं कहीं मुझे लगता है समाज में इसलिए जिम्मेदार है, सिर्फ सरकार की पॉलिसी अगर देखा जाए, क्योंकि लोग भी स्किल को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं इंडिया में। एक सामाजिक एक विचारधारा शायद है कि आप डिग्री कर लिए, बीए एमए पीएचडी कर लिए, भले उसमें आप एक्सपर्ट ना हो और आप उसके बाद से जाके किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो वो दिखाता है कि आप स्किल पर ही फोकस नहीं कर रहे हो, समाज में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी, दो चीज। तो क्या ऐसा है कि समाज की विचारधारा भी इसके पीछे रीजन है, या फिर सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी है? हमारे यहाँ बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं जो कंपटीशन का पार्ट है, बट वो कहीं कहीं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अपनी यंग यूथ एज को भी वो कहीं कहीं अपना खर्च कर रहे हैं, खपा रहे हैं। तो क्या इसमें समाज की विचारधारा, जैसे कि इंजीनियरिंग एक चीज है, हमारे दौर में अभी भी इंजीनियरिंग का चल रहा है, हमारे दौर में पीक पे था, 2005 से लेकर 2010-15 तक के दौर में बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग फोकस था, लोग अपना खेत बेच के बच्चों को प्राइवेट से इंजीनियरिंग कराते थे। आउटकम क्या मिला 2015 के बाद से कि बच्चे को 15,000 20,000 की जॉब तक नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं ये एक समाज की विचारधारा है कि आप ये डिग्री ले लो, ये ले लो, स्किल की जगह बस डिग्री 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 ले लो। देखिए, ये जो हमारा रोजगार पाने का जो तरीका है और उसकी अर्हता के रूप में जो रिक्वायरमेंट है वो डिग्री आधारित है। ये सोच धीरे धीरे बदलनी पड़ेगी। अब ये बताइए, राम सेतु बनाने वाले जो इंजीनियर थे नल और नील, वो कहाँ से डिग्री लिए थे? उनके पास स्किल था। और हमारे यहाँ स्किल जो है वो लोक परंपरा और लोक शिक्षण से पीढ़ी दर पीढ़ी तमाम कारीगर, अब देख कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। एक सोना का आभूषण बनाने वाला स्वर्णकार जो है, उसके बाबा आभूषण बनाते थे, उससे पिताजी ने सीखा, उससे जो है पौत्र ने सीखा। ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो स्किल्ड जो नॉलेज है वो प्रवाहित होता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो स्किल जो है डिग्री की मोहताज तो है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि संस्थागत रोजगार बिना कागजी डिग्री के संभव नहीं है, इसलिए लोग डिग्री की तरफ भाग रहे। अगर संस्थागत रोजगार स्किल का टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट करने के बाद हम रोजगार देंगे आपको, ये व्यवस्था कर दी जाए, इसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी नहीं होगी, इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए। आप देखिए समाज से कितने हुनर जो है निकल करके आते हैं, कितने स्किल्ड लोग उपेक्षित है, भाई हम पढ़े लिखे नहीं है, वो जानते सब हैं, लेकिन वो किसी संस्था में नहीं पढ़े हैं, उनके पास कागजी डिग्री नहीं है। मार्केट की डिमांड इसका ज्यादा मतलब फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर मार्केट डिमांड है। तो उस स्किल की आपके पास सर्टिफिकेट होगा तब जाके आपको वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल। सर एक और चीज पूछना चाहूंगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम आया है, तो वो उसके बारे में क्या आपको लगता है कि ये कन्वेंशनल तो नहीं, पहले से पारंपरिक? मल्टीडिसिप्लिनरी के बारे में थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देते हैं ये क्या है बच्चों। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब कि अभी तक जो है जो साइड में परंपरागत रूप से हमारा बटा हुआ था कि मानविकी के विषय आर्ट साइड के बच्चे अलग हैं, साइंस के बच्चे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो पढ़ेंगे वो अलग हैं, कॉमर्स के बच्चे अलग हैं, तो ये एक दूसरे से भिन्न साइड के विषय नहीं पढ़ सकते। अब जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, और आप एक बात देखिए कि जो हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धति थी प्राचीन भारत की, मानस में तुलसीदास ने लिखा है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मतलब he achieved a variety of knowledge in a short period। अल्पकाल में उन्होंने जितनी प्रकार की विद्या थी, मतलब विद्या और शिक्षा और विद्या दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं? शिक्षा जो आज जो इस समय जो चल रहा है, जो संस्थागत रूप से दिया जा रहा है, ये शिक्षा है। अब विद्या का मतलब आपके कौशल को बढ़ाना, आपके उन फैकल्टीज को, आपके व्यक्तित्व के उन फैकल्टीज को डेवलप करना, आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाना, आपको जीवन संग्राम की चुनौतियों से लड़ने लायक बनाना, मतलब आपकी मनोवैज्ञानिक तैयार करना। मनोवैज्ञानिक तैयारी भी उसमें शामिल है, यानी आपने संपूर्ण व्यक्तित्व को, होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो व्यक्ति का, और सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से उत्तरदायी भी हो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, ये जरूरी है, एक उत्तरदायी नागरिक बनाना, ये विद्या से आता है। आज की डेट में तो आई थिंक, और आज तो सीधे जो है पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो है डिग्री लेकर के जाओ और खूब पैसे कमाओ। वैल्यूज नहीं है। समाज के लिए हमारा क्या योगदान होना चाहिए, राष्ट्र के लिए हमारा क्या योगदान होना चाहिए, इस विषय को हम गौर में रख रहे हैं, सेकेंडरी रख रहे हैं, और सिर्फ हमको पैसा कमाना है ऐसा ही हम मानसिक ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं। सर एक मल्टीडिसिप्लिनरी जो है अभी मतलब कि अच्छी चीज है। आप देखिए, अरस्तु पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं, अरस्तु
जूलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी के फादर हैं। एस्ट्रोनॉमी में भी काफी उन्होंने अरस्तु गणित में है, अरस्तु पाश्चात्य काव्य शास्त्र में है, सारे विषयों में अरस्तु है। इसका मतलब ये विषय का आवंटन नहीं, ये पश्चिमी दुनिया की सोच में स्पेशलाइजेशन के नाम पे कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति को कान का दर्द हो रहा था, तो कान के डॉक्टर के पास गया और आधे घंटे के बाद जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा किस कान में दर्द हो रहा है, उसने कहा कि दाएं कान में। तो उसने कहा कि मैं तो बाएं कान का डॉक्टर हूं। दाएं कान का डॉक्टर यहां से 500 मीटर की दूरी पे उसकी डिस्पेंसरी है। ये इस तरह का, लेकिन भारत में हमेशा से इंटीग्रल अप्रोच था। तो भारत की जो चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद थी, और आपकी नाड़ी पकड़ करके वैद्य ये बोल देता था आप क्या खाए हैं, आपको कौन सा विकार है, आपकी सोच कैसी है, सब कुछ बता देता था। बट अभी तो देखा जाए तो पाश्चात्य कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। अरे पाश्चात्य रेलिवेंट नहीं है। आप ये बताइए कि हम तो पाश्चात्य परस्त हैं। हाँ, ये मान सकते हैं, वही दिया गया वही फॉलो। अगर रशियन भाषा के आधार पे शिक्षा देकर के रशिया डेवलप कर सकता है, चाइनीज भाषा के आधार पे चाइना डेवलप कर सकता है, जापान, दुनिया का कौन सा ऐसा विकसित देश है जो विदेशी भाषा पे आश्रित होकर के विकास कर रहा है? हमारे यहाँ पे करिकुलम डिजाइन ही पूरी तरह से हिंदी में भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ मेडिकल की शिक्षा, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की शिक्षा जो है हिंदी में क्यों नहीं दी जा सकती है? उसकी लेगेसी भी तो है सर कि हमारा मतलब कि एक लंबा पीरियड तक हम कहीं ना कहीं फॉरेन रूल के अंदर रहे, बिकॉज ऑफ दैट हमारा पूरा सिस्टम उस तरीके से। ठीक है, लेकिन हम अपने अतीत को भी तो याद करें। हाँ, ये कि है। दुनिया की तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान जो पाश्चात्य आविष्कार के रूप में गिने जाते हैं, वो किसी न किसी भारतीय ऋषि द्वारा जो है वो कहा गया है। तो हम अपने अतीत को भूल गए, और अपने अतीत को भूल करके जो पश्चिमी दुनिया से चीजें आ रही हैं, हमारे पास एक मिथक हो गया कि विदाउट वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ये तो गलत है। क्या पाश्चात्यकरण के बिना आधुनिकीकरण संभव नहीं है? ये दोनों चीजें अलग है। क्या हम भारतीय मूल्यों के द्वारा, भारतीय प्रेरणाओं के द्वारा हम आधुनिक नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल। तो सोच बदलनी होगी, और हमको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी मूल्यबोध की व्यवस्था और अपने प्रेरणा स्रोतों से ऊर्जा ग्रहण करके विकास करना होगा। सर ऐसा मेरा एक ओपिनियन है कि दोनों का, आई थिंक ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, थोड़ा अभी वीक चल रहा है इस ग्लोबलाइजेशन, बट फिर भी देखा जाए तो क्या दोनों को साथ लेके चलना ज्यादा सही नहीं होगा? क्योंकि ये भी तो प्रूफ हो चुका है। सवाल ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो पाश्चात्य निर्भरता तो नहीं है। नहीं तो अपने यूटिलाइजेशन के लिए उनका कितना लाभ हो सकता है नहीं, उस सिस्टम का? हम अपना क्यों नहीं लाभ कर रहे हैं? दोनों को मिला के दोनों का नहीं, हम अपना क्यों नहीं? आप भारतीय मूल्य को जो है आप विदेश में क्यों नहीं भेज रहे हैं? वो क्यों नहीं अपना रहे ग्लोबलाइजेशन के नाम पे? हम अपना कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? योगा है, हम अपनी योगा एक अपवाद है। अच्छा काम कर रहा वो तो मोदी जी को उसका श्रेय जाना चाहिए। बिल्कुल, कि मोदी जी के प्रयासों से आज दुनिया जो है योग के महत्व को समझी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है उसको मान्यता दिया। सर एक और चीज पूछूंगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक आया, हाँ। ये भी नया कॉन्सेप्ट है। ये इसका ही कॉन्सेप्ट है, अभी इंडिया में इसको स्टार्ट किया गया। ये किस हद तक ये अच्छा है और इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये दो चीज? देखिए, अच्छा तो इसलिए है कि जो सरकारी सेवा में लोग हैं, तो कुछ सेवाएं ऐसी हैं कि जो बड़े अस्थिर प्रकृति के हैं और प्रायः उसमें ट्रांसफर होता रहता है। जब ट्रांसफर होता रहता है, उनके बच्चे जो उनके साथ जाते हैं, उसमें उन बच्चों का अभी नुकसान होता था। कॉलेज छोड़ जाता है, स्कूल छूट जाता था, एक साल उन्होंने जो पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं होता था। तो अब दो बातें हो गई हैं। अगर 3 साल का कोर्स है तो 1 साल की पढ़ाई पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल अगर आपने पढ़ाई किया तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल की पढ़ाई आप पूरा करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। एक तो यह हो गया। दूसरा जो है, हर कोर्स का क्रेडिट हो गया है, क्रेडिट सिस्टम है, और इतने क्रेडिट आप पूरा करेंगे तब आपका ग्रेजुएशन होगा, इतने क्रेडिट करेंगे तब आपका पीजी होगा। तो हर कोर्स की कितनी क्रेडिट होगी यह भी अब तय हो गया है। अब बच्चा जितना भी पढ़ा उसकी जो क्रेडिट बनी वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जुड़ी है, वो एबीसी अब दूसरी संस्था में चला जाएगा। तो उस बच्चे का जो पहले की पढ़ाई द्वारा अर्जित जो क्रेडिट है वो लॉस में नहीं जाएगी और वो जुड़ जाएगी। मतलब वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से डिफरेंट वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से कहीं से पीरियड में उतना क्रेडिट पा लिया, हाँ, डिग्री मिल जाएगी। बिल्कुल। अब जैसे अगर वो 1 साल सोनभद्र से पढ़ा, दूसरी साल उसके पापा जो है गोरखपुर आ गए और गोरखपुर वो आ गया, और तीसरी साल भी गोरखपुर से कर लिया, तो सोनभद्र की क्रेडिट जाके जुड़ जाएगी और उसको गोरखपुर से ही उसको डिग्री मिलेगी। ये तो लेकिन फुल डिग्री मिलेगी। अच्छी पहल। तो ये अच्छी पहल है, और इसीलिए प्रवेश के समय एबीसी आईडी, हर विद्यार्थी का एबीसी आईडी मांगा जाता है।
ताकि वो कहाँ से पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कौन सा कोर्स किया है, उसने कितनी क्रेडिट अर्जित की है, ये संस्थान को जानकारी हो सके। तो इसलिए एबीसी की बहुत जबरदस्त उपयोगिता है। सर, जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और काम कर रहा है, रोजगार उन्मुख व्यवस्था इसमें कितनी है जो युवा हैं? देखिए, सिर्फ इस पॉलिसी से रोजगार नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं द्वारा उसकी अनुशंसा को किस हद तक लागू किया जा रहा है। अभी पिछले 4.5 वर्ष में हम 28 एमयू किए, 267 विद्यार्थी पिछले सत्र में कैंपस प्लेसमेंट पाए। हमने बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ये आपका रिटेल मार्केटिंग सेक्टर, इन सारी संस्थाओं से, एनजीओ से हमने किया है। तमाम एनजीओ हैं जो 50 बच्चों को रोजगार दिए हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ऐसी संस्थाओं से अब 267, हमारे जैसा एक कॉलेज जो है 267 बच्चों को दिया। बहुत से लोग हमारे यहाँ के बीएड के बच्चों की काउंसलिंग करते हैं वो संस्थाएं, और अपने यहाँ सिलेक्ट करके रख लेते हैं। फिर जो स्कूल से उनका टाइप है, स्कूल उनसे मांगते हैं, वो अपने उससे जो है दे देते हैं, स्टॉक से रिकमेंड कर देते हैं। तो ऐसे जो है हम एमयूज करें। फिर उस संस्थान का इंडस्ट्री से लिंकेज क्या है। जैसे हम बच्चों को गीडा में भेजते हैं, उर्वरक कारखाने में भेजते हैं, जाकर के वहां अध्ययन करना, उन लोगों से मिलना, और फिर हमारे फैकल्टी मेंबर जाकर के उनके जो अथॉरिटीज है उनसे बात करते हैं कि भाई आपके पास ऐसे कोई कार्य है क्या जिसमें पार्ट टाइम हमारे बच्चे योगदान कर सके। क्योंकि आज जो है लर्निंग एंड अर्निंग शुड गो टुगेदर। ये इम्पोर्टेंट चीज है। ये गार्जियन पे हम निर्भर रह करके अपना सपना पूरा करें, उससे अच्छा यह है कि लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ चले। साथ में स्किल डेवलप भी होता है, स्किल डेवलप हो जाती है, स्किल भी डेवलप होगा, आपका आत्मनिर्भरता का बोध, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत अच्छा। ये बड़ा सुखद अनुभव देता है और उसके भावी परिणाम बड़ा सुखद होता है। सर, रोजगार और स्किल पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे कि जो कौशल की बात चल रही है, वो कौशल जैसे कि अलग अलग सेक्टर में आपने बोला कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो स्किल वाला पार्ट हो गया, एक आपने भी बताया था उर्वरक वाले पार्ट में वो कहीं एक्सपीरियंस का पार्ट, जॉब एक्सपीरियंस का पार्ट। एक मैं पहले क्वेश्चन पूछा था कि जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए, तो क्यों नहीं ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लोग, बाकी भी उनके लिए भी तो प्लेटफॉर्म्स ऐसे होंगे, जैसे बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज इन सब में भी। बता रहा हूँ, पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकार को इस तरह का चयनित संस्थाओं में साइकोलॉजी के ब्रांचेज खोलना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक सर्वे, भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ष भर कोई ना कोई चुनाव होता है। हाँ, एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरा चुनाव आगे हो जाता है, हमेशा चुनाव होते रहते हैं। चुनाव में आजकल तो राजनीतिक दल जो है अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए सर्वेक्षण कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टीमें आप नई कंपनियां उसके लिए आ रही हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज में और चयनित जो बड़े कॉलेज हैं, पीजी कॉलेज है, उनके पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स में इस तरह की एक ब्रांच सरकार प्रोत्साहन दे और खोले, और जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं या जो पीजी के होनहार स्टूडेंट हैं उनको इस सर्वे के काम में लगाएं। जिन एजेंसियों से पॉलिटिकल पार्टी सर्वे कराती हैं या सरकारें भी कभी कभी सर्वे कराती हैं, उनको बहुत हैवी अमाउंट जो एजेंसीज को दी जाती है। अगर इस संस्थाओं के माध्यम से होगा तो रोजगार का सृजन होगा और अनुभव भी होगा। तो वो सर्वेक्षण हमारे विद्यार्थी करेंगे, और जो मानदेय स्टाइपेंड जो है सरकार को या पार्टी को देना है वो संस्था को देगा, वो संस्था विद्यार्थियों को देगा। तो जैसा मैंने कहा, लर्निंग एंड अर्निंग गो टुगेदर, तो ये भी पूरा होगा। ये हर स्ट्रीम के साथ हो सकता है, जैसे कि आपने पॉलिटिकल दूसरा हिस्ट्री के लिए होगा कि इस समय धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का दौर चल रहा है, और धार्मिक पर्यटन अर्थव्यवस्था के एक वैकल्पिक आयाम के रूप में उभर करके सामने आया है। भारत के पास सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता है। ऐसे तमाम हमारे पूजा स्थल और आस्था के प्रतीक हैं जहाँ पे करोड़ों लोग देश और विदेश से हमेशा आते हैं। अभी तो सबसे टॉप। अब हम प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व से जुड़े हुए विद्यार्थियों के अंदर, प्राचीन इतिहास के विद्यार्थियों को ऐसा प्रशिक्षण दें कि वो गाइड का काम करें, और जितने भी इस तरह का केंद्र है वो सरकार के संरक्षण में उनका नियोजन हो, और वो स्किल्ड रहेंगे, उनको जानकारी रहेगी, फैक्चुअल जानकारी रहेगी, तो गाइड वो सही गाइड करेंगे। और जो देश विदेश के जो पर्यटक आ रहे हैं
उनको उस स्थान की ऐतिहासिकता क्या है, उनका सांस्कृतिक महत्व क्या है, वहां पे कितने पर्यटक आते हैं, क्यों आते हैं, किससे जुड़ी हुई है पूरी कहानी, तो एक रोचक ढंग से वो सुनाएंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा और एक मानविकी के विषय में भी रोजगार का आयाम इस माध्यम से जुड़ सकता है। लेकिन इसके लिए हमको पॉलिसी जनरेट करना पड़ेगा इस तरह का। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, मानविकी का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें रोजगार सृजन की संभावना नहीं है। बशर्ते उन सेक्टर्स की पहचान करना, उन विद्यार्थियों को तदनुरूप प्रशिक्षण देना और एक संगठित सेवा का बोध कराने वाला संरक्षण जॉब सिक्योरिटी का देना। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि उसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी, और वो सरकार का इन्वॉल्वमेंट जहां पे रहेगा वहां पे। सर आगे एक और है कि जो डिजिटल स्किल या एनालिटिकल स्किल एआई साइबर सुरक्षा, इन सब में क्या, जैसे कि आप ह्यूमैनिटी के बच्चों को बोल रहे हैं, नो डाउट वो अपने तरीके से एआई वगैरह सीख रहे हैं, लेकिन क्या अलग से इंस्टीट्यूट भी इन सबका प्रशिक्षण दे रहा है डिजिटल नॉलेज एआई का, मशीन लर्निंग का, जो आपके यहाँ या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है, क्या वो बिल्कुल अलग से सिखा रहा है बच्चों बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जैसा कि शुरुआत में चर्चा हुई महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, अभी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तरफ से एमपीआईटी में 15 से 20 तारीख तक एआई वर्कशॉप हो रही है, जिसमें शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई 53 संस्थाओं के संस्थाध्यक्ष, इंस्टीट्यूशनल हेड और उनके साथ 2 या 3 फैकल्टी मेंबर भी हो सकते हैं या कर्मचारी भी हो सकते हैं, इन लोगों को अनिवार्य रूप से उसमें शामिल होना है। तो एआई के भविष्य में बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए ऐसा प्रशिक्षण का पहल जो है महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से, ये बच्चों को भी हम लोग ले सकते हैं? नहीं, ये बच्चों को नहीं होगा, अभी तो फैकल्टी मेंबर्स को, बच्चों के लिए तो वहाँ कोर्स की पढ़ाई होगी। रिसोर्स को पहले स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, उसके बाद फिर इस तरह एमपीआईटी में तो कोर्स ही चल रहा है, एआई पे, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे कोर्स ही चल रहा है। सर प्लेसमेंट और करियर काउंसलिंग इसको लेके अभी दिव्यांग कोचिंग सेंटर मान लीजिए बना लेते हैं, उसमें क्या क्या पहल चल रही है और क्या क्या उसमें संभावना है और आगे इम्प्रूवमेंट? देखिए, इसमें डॉक्टर पवन पांडे हमारे यहाँ जो है प्लेसमेंट और करियर काउंसलिंग का वो देखते हैं काम, तो आप मिले हैं और इसी के तहत हम लोग जो है जो प्रासंगिक जो हमारी सहयोगी संस्थाएं हो सकती हैं, उन संस्थाओं से एमयू करना, उनसे बराबर संपर्क करना, उनको बुला के अपने यहाँ कार्यक्रम कराना बच्चों को, और एक प्लेसमेंट ड्राइव जो है वर्ष में एक बार हम लोग चलाते हैं। तो उसमें ऐसे लोगों को हम किस महीने में, किस सीजन में होता है? जब जनरली अभी सेशन एंड नहीं हुआ होता है, भरसक हम लोग परीक्षा से पहले ही, फेब मार्च, हाँ, परीक्षा शुरू होने से पहले जो है जो लास्ट फाइनल के बच्चे होंगे उनको ये चलता है। तो और उसके बाद जो है जो सरकारी योजना के तहत जो रोजगार मेला लगता है, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो यहाँ का सरकारी नियोजक विभाग है उससे भी हम लोग संपर्क में रहते हैं। तो एक तो उसके तहत, दूसरे जो एमयू किए हुए हमारे जो तमाम संस्थाओं से, एनजीओ से जो एमयू है, उनके माध्यम से भी प्लेसमेंट ड्राइव करते हैं, कराते हैं। वो लोग आते हैं, बच्चों का रिटेन एग्जाम भी लेते हैं, उनके इंटरव्यूज भी लेते हैं और फिर चयनित करते हैं। वो प्लेसमेंट के उसके बाद जो ज्वाइनिंग लेटर भी देते हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर का वितरण हम लोग एक समारोह पूर्वक बच्चों को करते हैं। तमाम बच्चे जो है कई बैंकिंग में, इंश्योरेंस में वो सब काम कर रहे हैं। सर तो आई थिंक कौशल पे, रोजगार और कौशल पे काफी अच्छा काम चल रहा है। हाँ, चल रहा है एक ठीक ठाक स्पीड से। बट मैं एक व्यक्तिगत स्तर पे क्या स्टूडेंट पूछूंगा, कोई स्टूडेंट अगर है तो उसके अंदर अभी आपके हिसाब से कौन कौन से कौशल होने चाहिए, अगर फोकस किया जाए, कौन कौन से स्किल उसके पास होना चाहिए जो कि अभी फ्यूचर में, जो करंट फ्यूचर है, जो भी आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं बच्चों की, न्यू जनरेशन सब बहुत चैलेंज है। देखिए, न्यू उसमें वो सर्वाइव कैसे करेगा, थ्राइव कैसे करेगा, आगे कैसे न्यू जनरेशन के साथ सबसे तो जरूरी है कि उसके पास कंप्यूटर का ज्ञान जरूर होना चाहिए, और दूसरा जो है एआई के जो टूल्स है उनसे परिचित ही ना हो, बस कि उसका पूरा उसके प्रयोग में जो है एक दक्षता हासिल करना, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो आगे वाली जो चुनौती है उसमें वो सफल नहीं होगा। हमारे यहाँ अभी एक 27 कंप्यूटर से लैस जो है सीएसआर के द्वारा भी हम लोग सहयोग लेते हैं अपनी संस्था के विकास में, और जिससे बच्चों का भी लाभ हो। तो उसी के तहत 27 कंप्यूटर से लेकर आधुनिक सीएसआर कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी, अच्छा, उसके तहत हमने जो है बनवाया है। उसमें बच्चों को हम अपने स्तर पे भी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तहत तो हो ही रहा है, हम अपने स्तर से हम अपने चयनित बच्चों के बैच बना करके एआई की कार्यशाला 3 दिन का, या जैसा भी संभव हो 3 दिन 7 दिन का हम कराएंगे, ताकि वो बच्चे संस्था के स्तर से जो है इसमें सिद्धस्त हो जाए। तो ये सब चल रहा है उसमें काम।
सर मैं अपना जो डिपेंडेंसी है इसमें रिसर्च के बारे में क्या आपका मतलब रिसर्च के लेवल पे क्या काम कर रहा है रिसर्च देखिए- पेपर एंड बाकी सब देखिए, पहली चीज तो रिसर्च, पहले डिग्री कॉलेजों को रिसर्च कराने की सुविधा नहीं थी। रिसर्च सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही होता था, लेकिन शासन के पहल के बाद अब डिग्री कॉलेजों में भी रिसर्च कराने की सुविधा मिली। अभी इस समय विभिन्न विषयों में 42 शोधार्थी इनरोल्ड हैं। आपके इंस्टीट्यूट में हाँ, मेरे अधीन भी 8 शोधार्थी, टोटल 42 शोधार्थी हैं। और इनके शोध के लिए जो भी अधिरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए वो हमारे महाविद्यालय में विद्यमान है। और जिस आधुनिक कंप्यूटर लैब की मैं बात कर रहा हूँ, उस लैब का उपयोग शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ही किया जाएगा। सर तो ये रिसर्च में पेपर वगैरह ये लोग जैसे पेपर नेशनल और इंटरनेशनल पेपर पब्लिश होता है हाँ। तो ऐसा कुछ अचीवमेंट है आपके इंस्टीट्यूट से मैं आपको बताऊं, जहाँ तक रिसर्च पेपर की आपने बात किया, पहली चीज तो मैं पूर्वांचल ही नहीं, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र डिग्री कॉलेज होगा जहाँ के प्रबंध तंत्र ने अपने फैकल्टी मेंबर को सेमिनार और शोध के लिए हर वर्ष 5,000 रुपए की सुविधा दिया है कि आप उसके सर्टिफिकेट सबमिट करिए एप्लीकेशन के साथ और कॉलेज आपको 5,000 प्रति वर्ष देगा। इससे शोध पत्र लेखन और उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 84 विभिन्न फैकल्टी मेंबर्स ने जो है इस साल शोध पत्र हमारे यहाँ प्रकाशित कराया। वो ओरिजिनल कंटेंट या फिर प्लेजरिज्म का इशू नहीं, प्लेजरिज्म चेक के बाद। तो उसके बाद हाँ, और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ बीसीए के 30 बच्चों का स्कोपस में इंटरनेशनल स्तर के जर्नल में उनका शोध पत्र जो है प्रकाशित हुआ है। उनकी मेंटरिंग जो है हमारे टीचर्स ने किया। तो बहुत अच्छा चीज और वो सोचिए यूजी के बच्चे बीसीए के, और उन्होंने 30 ऐसे बच्चे हैं उनको मैंने पुरस्कृत भी किया कॉलेज में कि उन बच्चों ने वो किया है। तीसरा, हमारे यहाँ 3 प्रकार की पत्रिकाएं निकलती हैं। मंथली या फिर ईयरली या एक ईयरली निकलती है अरावली नाम से, तो जहां हम अरावली का नाम लेते हैं, एक विरासत का बोध जो है हमारे सामने आता है। उस अरावली पत्रिका के माध्यम से जो एक गौरवशाली विरासत हमारे प्रेरणा पुरुषों की, पूज्य महंत अवैधनाथ जी की, राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी की, पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की, ये जो सोच है, जो उनका चिंतन है, जो उनकी परंपरा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबल उत्तराधिकारी, रिस्पॉन्सिबल कर्तव्यनिष्ठ मार्ग पे चलने वाले अनुयायी के नाते, तो उस वार्षिक पत्रिका में हमारे फैकल्टी मेंबर से लेकर के हमारे बच्चे, उनका सृजनात्मक चिंतन, उनके लेख, उनकी कविता, उनकी तमाम चीजें उसमें छपती है अरावली में। कल्चरल पार्ट बेसिकली। हाँ, दूसरी जो पत्रिका है हमारी, वो ऑनलाइन पत्रिका है, डिजिटल, वो दिगंत नाम से। हाँ, हमारे महाविद्यालय की जो हमेशा की गतिविधियां हैं वो दिगंत पे देखी जा सकती हैं। उसमें हमारे हर क्रियाकलाप अपलोड होते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स के हों, चाहे वो परिचर्चा के हों, चाहे स्पेशल लेक्चर के हों, हर प्रकार की गतिविधियों का आपको दिगंत पत्रिका से मिलेगा। और तीसरा जो है, हमने शोध पत्रिका एक निकलवा दिग्विजयम नाम से, दिग्विजयम, तो ये मल्टीलैंग्वेज है और वर्ष में 2 बार निकलती है, यानी बाई एनुअल छमाही पत्रिका है। इसमें विभिन्न विषयों पर और दूसरे प्रदेशों से भी फैकल्टी मेंबर्स भेजते हैं, शोधार्थी भेजते हैं हमें। उसका अभी 3रा अंक जो है अभी आया है। ये काफी रिसेंट डेवलपमेंट है मतलब। ये रिसेंट डेवलपमेंट है। तो अपने यहाँ 2 नवाचार प्रदर्शनी, और उसमें बच्चों ने जो मॉडल प्रस्तुत किया, और वो सिर्फ साइंस के बच्चे नहीं, साइंस के बच्चों के साथ हमारी साइबर सिक्योरिटी और सेंसर प्रणाली पर आधारित बड़े ही ऐसे मॉडल बच्चों ने बनाए। जीएसटी से लेकर के सब कॉमर्स के बच्चों ने जीएसटी की पूरी कार्यप्रणाली क्या है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, कैसे उसका क्रियाकलाप चलता है, उसको मॉडल के माध्यम से लोगों को जो बाहर से हमने विश्वविद्यालय से और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से हमने जिन एक्सपर्ट्स को बुलाया था, उस प्रदर्शनी को देखकर एक्सपर्ट कहे कि भाई बच्चों की सोच बड़ी ही क्रिएटिव है और ये इन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो एक शोध और नवाचार का परिवेश, एक वातावरण संस्था में बना है। इंटरनेशनल रिसर्च में भी कुछ है अपने इंस्टीट्यूट पे? अब इंटरनेशनल रिसर्च में यह है कि हमारे यहाँ इस समय 6 पेटेंट, जिसमें 2-3 पेटेंट जो है वो
फॉरेन पेटेंट है, और इंटरनेशनल पेटेंट है, और शेष इंडियन पेटेंट है विभिन्न विषयों पे। एजुकेशन में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो ऐसे कई विषयों के फैकल्टी मेंबर्स ने जो है पेटेंट हासिल किया है, और इससे जो है संस्था की गरिमा बढ़ी है। और संस्था में शोध, नवाचार, पेटेंट इन दिशाओं में आप देख रहे हो, कोई डिग्री कॉलेज जो है पेटेंट के बारे में कहाँ सोचता है। वही कर रहा हूँ सर। ये लोग समझते हैं कि विश्वविद्यालय का विषय है, हाँ। लेकिन हम एक महाविद्यालय में वो चीजें सोचते हैं और उसको मूर्त रूप देना चाहते हैं जो विश्वविद्यालय में होती है। गोरखपुर के लिए तो बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजों का अभी तक तो उतना बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव कमी, या फिर यूनिवर्सिटी के हाथ में था। यूनिवर्सिटी के हाथ में था, लेकिन हम लोग महाविद्यालय के स्तर पे भी उन विषयों पे सोच रहे हैं और कर रहे हैं जो विषय पहले सिर्फ विश्वविद्यालय के माने जाते थे, उन विषयों पे सोचना और पहल करके कार्य करना। तो एक ऐसी परिसर संस्कृति जिसमें शोध और नवाचार का अपना वैशिष्ट्य हो, ये आपको हमारी संस्था में देखने को मिल सकता है। जैसे बहुत अच्छा बात है। हम लोग इसके साथ एक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा, पहली चीज तो हमारी जो प्रेरणा है, जो हमारी संस्था का जो शक्ति केंद्र है, वो गोरक्षनाथ मंदिर है। और इतिहास की किताबों में, भाई बहुत सी किताबों में 12वीं शताब्दी में नाथ पंथ की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है, और कुछ में 8वीं शताब्दी में मानी जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बौद्ध दर्शन में जो वज्रयान की परंपरा थी, जब उसका अवसान होने लगा तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें से जो लोग रेडिकल सोच के निकले, उन्होंने ही नाथ परंपरा जैसी एक नए पंथ को, जिसमें हठ योग हो, जिसमें सामाजिक समरसता हो, जिसमें योग के रहस्यों को और साधना के तरीकों को आम जन के हिसाब से सुलभ करना और सरल करना। तो ये शुरुआत से ही नाथ परंपरा उस विषय को लेकर के आगे बढ़ी। हमारे गुरु गोरखनाथ जी के बाप जो है बाबा गंभीर नाथ जी, आप देख रहे हैं, महंत दिग्विजय नाथ जी, महंत अवैधनाथ जी और पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, सभी लोग उसी परंपरा के वाहक हैं। और इन सभी पेड़ा पुरुषों में सामाजिक समरसता का विषय, समावेशिता का विषय, कोई कड़ी छूटने ना पाए, सबको साथ ले चलना, अंत्योदय, जो लाचार है, जो बीमार है, उसको प्राथमिकता देना, इस विषय को लेकर के चलना। यानी एक समावेशी प्रकृति का विचार, समावेशी प्रकृति का विकास ऐसा होना चाहिए। सर, ये संस्थागत तो हो रहा है, संस्था स्तर पर हो रहा है। युवाओं में ये चीज जो है, अभी करंट यूथ जो है, वो क्या हमारे गोरक्षनाथ की टीचिंग थी, उससे वो प्रभावित हो रहा है कि नहीं? उसको बेसिक उनके, जैसे आपने बोला, समरसता, सामाजिक समरसता हो गया, सबका समाज, सबका साथ, सबका विकास काइंड ऑफ थिंग, तो क्या वो सबको पता है? क्योंकि देखा जाए तो गोरखपुर का एक कल्चर देखा जाता है कि यहाँ पे, जैसे एक आपने जॉन लॉक को बोला था, तो लॉक का एक कॉन्सेप्ट है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो उसमें क्या है कि लोग फ्री नेचर स्टेट में है। यहाँ पे लोग देखता हूँ कि सामाजिक रूप से एक दूसरे के लिए उतना समरस मुझे कम दिखती है। समरसता रूट पर ये एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना। मतलब यहाँ पे हेलमेट जैसी चीज को भी सरकार कहीं कहीं बोलती है कि आप नहीं लगाओगे तो हम फाइन देंगे, क्योंकि हेलमेट हमारे लिए है। तो जो हमारा करंट यूथ है, क्या वो गोरक्षनाथ जी की इन शिक्षाओं को अपने में अडॉप्ट कर पा रहा है? क्या उससे समाज में समरसता आ रही है, या फिर सिर्फ ये संस्थागत ही है, लोगों तक ये पहुंच पा रहा है कि नहीं? ये प्रश्न नहीं, ये समाज में पहुंच रहा है। दरअसल हमारा समाज जातियों से बना है। हाँ, ये तो सच्चाई है। और जातियों का राजनीतिकरण ही नहीं, दलीकरण हो गया है। इस बिरादरी का है तो आपके दिमाग में प्रत्यय बन जाएगा कि इस राजनीतिक दल से जुड़ा होगा। तो जहां जातियों का दलीकरण हो चुका हो, ऐसे में सामाजिक समावेशिता और सामाजिक समरसता का जो लक्ष्य है, उसके लिए चुनौती होता है। लेकिन हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि 12 लाख 14 लाख लोग खिचड़ी मेला में भाग लेते हैं, जो 1 महीने तक गोरक्षनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला लगता है, उसमें युवक और युवतियां, आप कभी वहां पे 2 घंटे समय देकर के देखिए, तो जितने बुजुर्ग होंगे, जितने प्रौढ़ उम्र के होंगे, उससे ज्यादा युवक और युवतियां। और आज एक नया ट्रेंड चला है, बड़ा सुखद है, कि आज बर्थडे मनाना हो, यहां तक कि वैलेंटाइन डे भी मनाना हो, तो किसी मंदिर या कल्चरल स्पॉट को बच्चा चुन रहा है। ये सुखद संकेत है। पहले पार्क को चुनता था, मंदिर मस्जिद से नहीं उसका लेना देना था। आज वो किसी कल्चरल स्पॉट को चुन रहा है अपने को सेलिब्रेट करने के लिए, इन सब चीजों को। तो ये प्रभाव समझ में तो एक पड़ा ही है। और संस्कृति के संवहन में पूजा स्थलों का हमेशा से
पूजा स्थलों का योगदान रहा है। और गोरक्षनाथ मंदिर, शिक्षा, संस्कृति, राष्ट्रीयता। अब राष्ट्रीयता की बात में इसलिए कि कहा जाता है इतिहास में जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, वो महंत दिग्विजय नाथ जी के भूमिगत जो प्रयास थे राष्ट्रीय चेतना के विकास के, उन प्रयासों का एक संगठित प्रस्फोट था जो चौरी चौरा की घटना के रूप में, कि अब हम जुल्म अत्याचार को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। महंत दिग्विजय नाथ जी जब लोकसभा के सदस्य थे, उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के मसौदे पर चर्चा हो रही थी, और जो नोट ऑफ कंसेंट उन्होंने संसद के अंदर रखा था, उन शिकायतों को और उसके कंटेंट को एनईपी 2020 में समाविष्ट किया गया है। जब उन्होंने कहा कि भाई इसमें समावेशिता का अभाव है, इसमें सेक्टेरियन एस्पेक्ट ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें चरित्र निर्माण जैसी कोई प्रतिबद्धता नहीं दर्शाई गई है। तो सर, जैसे कि आपने चरित्र निर्माण का बोला, तो जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, जैसे कि आपने परंपरा का ही आध्यात्मिक मूल्य देखा जाए, वो कहीं कहीं वो कैरेक्टर बिल्डअप पे काम करता है। और अभी इसके पहले लोग एआई या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे थे, तो इन दोनों में कैसे बैलेंस करना चाहिए और कैसे किसको प्राथमिकता ज्यादा देनी चाहिए आपके साथ? देखिए, सवाल यह है कि हमको दोनों की आवश्यकता है। हम परंपरा और प्रौद्योगिकी, दोनों को, ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, दोनों में समन्वय स्थापित करके चलेंगे। हमें आधुनिक भी बनना है और अपनी जड़ों से कटना भी नहीं है। तो इसलिए हम अपने परंपरा और मूल्य को छोड़े बिना जो आधुनिक तकनीक है उसको अपनाएंगे, और जो विकास के जो आधुनिक पैमाने हैं, उन पैमानों पर और उन चुनौतियों पर भी हम खरा उतरेंगे। तो दोनों के बीच समन्वय स्थापित करके चलना, हमारे शिक्षा का मॉडल भी दोनों के समन्वय पर आधारित हो, हमारा जो वर्किंग कल्चर हो दोनों के समन्वय पर आधारित हो, और हमारा जो लोक व्यवहार हो उसमें भी दोनों के बीच समन्वय की झलक हो। सर, अगला जो इशू है वो जो समाज में, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था, जो एक एस्पेक्ट लोगों में समझता मुझे पड़ रहा है, ये समाज को शिक्षा बदलती है या हमारी जो शिक्षा सिस्टम है, तो हमने पहले बात किया था कि शिक्षा सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं कहीं समाज का बहुत बड़ा अफेक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है। तो इन दोनों को देखा जाए तो क्या आपके लिए, अगर समाज शिक्षा को बदलता है या शिक्षा समाज को बदलती है? देखिए, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम है, और जितने भी सुधारक हुए हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले जी ने सामाजिक कुरीतियों के विनाश के लिए क्या कहा? उन्हें पहली शिक्षिका भारत की कहा जाता है, कि आधुनिक इतिहास की भारत की पहली शिक्षिका थी। वुमेन्स के लिए भी कॉलेज वगैरह, और उन्होंने महिलाओं को कहा कि महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। उसके पहले महिलाओं की शिक्षा के छिटपुट उदाहरण थे, लेकिन उन्होंने इस पे जोर दिया। और देखिए, आज भी समाज में देखिए, जिन लोगों ने पढ़ा है, जिनको पढ़ने का मौका मिला, और वो पढ़ाई के आधार पे जो है उन्होंने रोजगार हासिल किया या अपने जीवन स्तर का उन्नयन किया, तो और लोगों के लिए भी प्रेरक बन रहे हो। तो शिक्षा का समाज पे प्रभाव पड़ता है, और समाज का शिक्षा पर, और समाज अपने मूल्यों की जकड़न से शिक्षा के प्रतिगामी स्वरूप को हमेशा चुनौती प्रस्तुत करता है। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए कि ये जानते हुए कि 2 बूंद जिंदगी के पल्स पोलियो ये पिलाना जरूरी है, लेकिन ऐसी जगह पे जो अपनी परंपरा, रूढ़िवादिता और ऐसे मतलब बताए गए तौर तरीकों से उनको लगता था कि इसका दुष्प्रभाव कुछ ऐसा है जो कि हमारे फिक्स पैटर्न के विपरीत है, तो वहां पे उसको सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जहां लोग इसके लाभ के प्रति अवेयर थे, जागरूक थे, वहां पे सरकार की इस नीति को लागू करने में ज्यादा सफलता मिली। तो ये जागरूकता और शिक्षा, ये तो पॉलिसी हाँ। दूसरा जो है, शिक्षा का 2 रूप होता है। एक रूप होता है संस्थागत शिक्षा, और दूसरा होता है लोक शिक्षण। ये जो हमारे जो धर्म गुरु जो गांव-गांव टहलते थे, जो हमारे सन्यासी गांव-गांव टहलते थे और लोगों के बीच जाते थे और अच्छी बातें बताते थे, उससे भी उनके व्यक्तित्व का परिष्कार होता था, तो वो लोक शिक्षण था। आज लोक शिक्षण बंद हो गया। आज लोक शिक्षण सिर्फ टीवी पे चल रहा है। आप जितने टीवी पे देखिए, कोई ना कोई प्रवचन करता हुआ मिलेगा, लेकिन जितना प्रभाव समाज पे उसका पड़ना चाहिए, वो अगर उतना पड़ता तब तक तो समाज का कार्यक्रम, समाज स्वस्थ हो जाता। लेकिन उसे सुन लेना, कथा वार्ता सुन लेना, और इसके बाद जहाँ पे आचरण करना हो उस आचरण करने में अपनी मनमानी करना। तो सर, जो आपने भी लोक शिक्षा की बात की, तो जो हमने देखा कल्चर, जो पूर्वांचल का एक नाम था पहले कि सिसिली ऑफ स्कूल है, सिसिली वाली सिटी में की, जहाँ पर काइन बनाया जा रहा था,
तो यहाँ पर भी हमने देखा है एक समय तक बहुत ज्यादा यहाँ पे क्राइम था, अब जाके कहूँगा रिसेंट में जब से करंट जो गवर्नमेंट का इफेक्ट देखा गया है। बट फिर भी आज भी देखा जाए तो ईस्ट में जो पूर्वांचल या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें ज्यादातर शक्ति की पूजा की जाती है या फिर पावर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जबकि हमारे से बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन में या साहित्य में बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं, प्रेमचंद हो गए, फिर आगरपुरी हो गए, यानी गोरखपुर से इनकी अच्छी चीजें निकली, बनारस हो गया, अपना इलाहाबाद हो गया, ये सब भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है। बट फिर भी हम देख रहे हैं कल्चर कि लोगों में पावर की प्रति, शक्ति की प्रति ज्यादा यहाँ पे लालसा खास करके यूथ में होती है। ठीक, ये ऐसा क्यों है? पहली चीज तो आपने दो लोगों का नाम लिया कि प्रेमचंद और फिरा गोरखपुरी यहीं के थे, लेकिन जब वो जाने गए तो वहां यहाँ के नहीं थे। जाने लायक और अनुयायी बनने लायक वो तब बने जब इस स्थान को छोड़ के दूसरी जगह पे जाए, वहां स्थापित। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब ऐसा इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मैं ये नहीं करता। ऐसा पूरे पूर्वांचल, देखिए पूरा पूर्वांचल सामंतवाद की जकड़ में था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि के पीछे उसका आर्य समाज के प्रभाव में रहना, और आर्य समाज के प्रभाव में रहने के कारण स्त्री पुरुष समानता की बात आर्य समाज ने किया। महिलाओं को घर के चारदीवारी के बाहर निकाला, उत्पादन की प्रक्रिया में पुरुषों के साथ महिलाओं को शामिल किया, और इस चीज ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समृद्धि और विकास का द्वार खोला। हम बता दो ना, पूर्वांचल में हमेशा सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ विरोध का स्वर फूटा। ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी, सबसे ज्यादा चुनौती वो पूर्वांचल से मिली। पूर्वांचल के एक एक जिले से एक 7-8 लोग शहीद हुए, पुलिस की गोली के शिकार हुए। तो ये विद्रोही और सत्ता प्रतिष्ठान से विद्रोह के कारण जो है विकास की जो धारा है वो भी टेल तक यहाँ पहुंची नहीं। अब परिस्थितियां बदली हैं, और ऐसे जो है सामंतवाद की जकड़न में एक संरक्षक के तौर पे किसी न किसी बाहुबली की हमको जरूरत पड़ती है। और दूसरा, हम तो देखते हैं कि चाहे विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, परिसर के अंदर चाहे जितनी भी बौद्धिक विमर्श की बातें हों, लेकिन परिसर के बाहर हम देखते हैं कहीं आप हिडन कैमरा लगा दीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, तो जहां इलाहाबाद में, प्रयागराज में कलम आज उसकी जय बोल, ये पक्ति गूंजती थी, यहाँ कट्टा की बात होती है। ये वही सामाजिक, हर विद्यार्थी के बीच जो बहस चलता है, फलाना भैया, ढेकाना भैया, इनके साथ इतने लोग, इतने राइफलें, इतने ये सब रुचि का, बहस की रुचि का विषय है। इलाहाबाद में आप जाएंगे तो चाय की दुकान पे जो है इन सब चीजों की चर्चा नहीं होगी। वहां पे भारत अमेरिका संबंध पे, होर्मुज का संकट क्या है, क्या उसका समाधान है, इस पे बहस होगी। लेकिन गोरखपुर का मैं देखता हूँ आउटर इन्वायरमेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। परिषद के अंदर हम चाहे जितनी पहल करने, नेट जेआरएफ के टिप्स दे दें, उनको जो भी समझाते बुझाते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, जब वो चाय की दुकान पे पहुंचते हैं, तो फिर उनको वही लोग मिलते हैं वहां चलते हुए। ठेकेदारी की बात और कट्टा बंदूक की बात, ये चेंज होगा सर? भाई आशा पे दुनिया टिकी है। हो तो रहा है। जैसा आपने स्वीकार किया कि सत्ता प्रतिष्ठान में परिवर्तन के साथ माफिया और बाहुबल की संस्कृति पर काफी हद तक विराम लगा है, तो ये राजनीतिक उपकरण से ये हुआ, राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ये परिवर्तन हुआ। अब यही सामाजिक संस्कृति के द्वारा युवा का माइंडसेट चेंज हो, और युवा का माइंडसेट चेंज करने का तरीका है उसको सृजनात्मक एजेंडा के साथ जोड़ना। फ्रॉम क्राइम टू क्रिएटिविटी, अपराध से सृजन की ओर इस नारे के साथ बढ़ना। उसके हाथ में आप सृजनात्मक एजेंडा नहीं थमाएंगे, अगर उसके हाथ में आप कलम नहीं थमाएंगे, उसके हाथ में कंप्यूटर नहीं थमाएंगे, तो उसे कट्टा थमाने वाले लोग समाज में टहल रहे हैं, समाज भी तुरंत पकड़ लेंगे। समाज को भी इससे नुकसान है। हाँ, समाज को दूसरे नुकसान। हम लोग का भी जो पैट्रियोटिक गूंज का पहल है, हाँ। यही है कि हमारा जो गोरखपुर का एक एनवायरनमेंट है उसमें बच्चों का इंटरेस्ट जो है एजुकेशन में, मतलब इस साइड में, इस ओरिएंटेशन का जो है एजुकेशन ओरिएंटेड हो, और जो बाकी जो इन सब चीजों में जो अभी तक कल्चर आ रहा था गोरखपुर का, उसको थोड़ा हम लोग कल्चर को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अच्छी बात आपने देखिए, बोली कि बहुत ही आपका सराहनीय पहल है। तो ना, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए गोरखपुर में कई संस्थान हैं, लेकिन इस तरह की पहल करना जिससे समाज भी बदले, जिससे सोच भी बदले, न सिर्फ विद्यार्थी की, न सिर्फ प्रतिभागी की, बल्कि उसके अभिभावक तक भी बदले। तो ये जो आपकी सोच आई है, और आप अपने उसके कॉम्पिटिटिव ज्ञान के अलावा, उस तैयारी के अलावा
जो इन चीजों पे फोकस किए हैं, इसका दूरगामी प्रभाव जो है बड़ा ही अनुकूल होगा, इसका असर दिखेगा। सर एक यही सांस्कृतिक सामाजिक से एक प्रश्न मैं इससे पूछूंगा कि क्या जो शिक्षा है सिर्फ वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए या फिर समाज में एक बेहतर सिविलाइज पर्सन क्रिएट करनी चाहिए? देखिए, जॉब ओरिएंटेड की बात नहीं है। अब जॉब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। मतलब नौकरी से बना उद्देश्य होना चाहिए, आजीविका का साधन होना चाहिए या फिर देखिए, समाज में बेहतर व्यक्तित्व होना चाहिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जॉब का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती। आज हिंदुस्तान में जितनी भी जॉब है सरकारी, वो कितनी है? 2 से 3%। 4%, 3.7 से कुछ है, मोटा मोटी 4%। 96% अवसर कहाँ है? प्राइवेट में। प्राइवेट में घुसने के लिए क्या चाहिए? स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। वो सब तो सब वो कहीं ना कहीं जॉब में हेल्प कर रहा है, बट उसके अलावा मोदी जी क्या कहते हैं? जॉब सीकर मत बनिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए। जॉब प्रोवाइडर आप कब बनेंगे? जब आप स्वरोजगार को अपनाएंगे। सामाजिक माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा कि हम भाई एक नौकरी पाएंगे तो सिर्फ हम एक व्यक्ति नौकरी पाएगा, लेकिन अगर हम स्टार्टअप स्थापित करेंगे, हम रोजगार का सृजन करेंगे, तो हम 10 लोगों को लगा देंगे उसमें। तो 10-20 लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, ये काम महत्वपूर्ण है, या सिर्फ हम सिंगल पा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है? ठीक है सर, ये बताइए कि फ्यूचर में जो अपना है शिक्षा का, इसका इफेक्ट जो है किस मतलब इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, समय के साथ क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं अगर हम अगले 2 5 ईयर प्लान की बात करें? अभी मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज तो ये है, मानविकी के विषयों को अगर बचाना है तो उसको समय के साथ अपडेट करना पड़ेगा, शिक्षक को भी, सामग्री को भी, रिसर्च टीचिंग मेथोडोलॉजी को भी, और जॉब अपॉर्चुनिटी को उससे कनेक्ट करना होगा। अगर ये नहीं किया गया तो मानविकी के विषयों में प्रवेश के लिए बच्चे लेना कठिन हो जाएगा। तो दूसरा जो है, 35 तक जाते जाते वही संस्थाएं बचेंगी जो सेल्फ सफिशिएंट होंगी, जो अपना रिसोर्स जनरेशन खुद कर पाएंगी, जो क्वालिटी मैनेजमेंट कर पाएंगी, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगी, जिसके पास अपडेटेड फैकल्टी मेंबर्स होंगे, जिनके पास सारी सुविधाएं होंगी, वही बचेगी। शेष जितनी भी आपको दिख रही हैं, 358 के करीब जो है, या 55, डीडीयू के अधीन 355 डिग्री कॉलेज है। इस 355 में आपको 20 दिखेंगे। बहुत छोटा नंबर है। बहुत छोटा नंबर मैं बता रहा हूं आपको, आप देख लीजिएगा। सर अपना एआई का जो भविष्य है ये हमारे लिए क्या है एजुकेशन में? देखिए, एआई से ये तो सब कंप्यूटर को भी कहते थे, कंप्यूटर आएगा जॉब कम करेगा, वैसे- समाज से जॉब नए तरीके की जॉब क्रिएट की। वही चीज, तो वो किसके लिए? स्किल्ड और अपडेटेड के लिए कोई समस्या नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो स्किल्ड होगा, अपडेटेड होगा, यानी समय के रिक्वायरमेंट के साथ अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना। इलॉन मस्क ने ऐसा ही कहा था कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, द पर्सन हु नो द यूज ऑफ एआई विल रिप्लेस यू। वो तो बात है। सर अब मैं इसको अपने संवाद के यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा, उससे पहले आपका पूर्वांचल के युवाओं के लिए, खासकर गोरखपुर के युवाओं के लिए आप कुछ संदेश दीजिए। मैं युवाओं को संदेश ये दूंगा, पूरे गोरखपुर और पूर्वांचल के युवाओं को, कि पहली चीज, समय का प्रबंधन आप सीखिए। जीवन में प्राथमिकताएं तय करना, कौन सा कार्य हमें पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। अगर प्राथमिकताओं के चयन में हमने भूल किया तो परिणाम हमारे प्रतिकूल जाता है। तो प्राथमिकताओं का चयन करना, अपने लक्ष्य का निर्धारण अपनी क्षमता का ईमानदारी से आकलन करने के बाद करना, और समयबद्ध कार्यक्रम के तहत अपनी पूरी ताकत को झोंक देना। इसमें आपका कमिटमेंट, आपका समय का प्रबंधन, आपकी एनालिटिकल स्किल, आपकी सूझबूझ, सभी आपको। दूसरा, ईमानदारी से प्रयास करने के बाद अगर आपको जॉब मीन्स नौकरी नहीं मिल पाती है, तब फिर हम स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ने से परहेज न करें,
किसी तरीके से आप अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करें और अपने को उत्पादन के साधनों और उत्पादन की प्रक्रिया पर अपना नियंत्रण हम कैसे बनाएं, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। उसका विकल्प नौकरी भी हो सकता है, उसका विकल्प स्वरोजगार भी हो सकता है, और उसका विकल्प कुछ और भी हो सकता है। तो जो आपके व्यक्तित्व के अनुसार, जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार आपको सूट करे, वैसा चुनना चाहिए। लेकिन पढ़ने लिखने की अवस्था में अगर आपने वैकल्पिक रास्ता अपना लिया, किसी के टूल बन करके, किसी के स्वार्थ सिद्धि के उपकरण बन के अगर आपने वो किया, तो आप समय को बर्बाद करेंगे, और जो पहले समय को बर्बाद करेगा बाद में समय उसको छोड़ेगा नहीं। किरण बेदी कहती हैं, जो पहली महिला IPS, उन्होंने किताब लिखा है आइडियर, और उस आइडियर किताब में उन्होंने लिखा है हर आदमी के जीवन में अवसर आता है, लेकिन दोज हु इग्नोर द अपॉर्चुनिटीज आर लाठीचार्ज बाय टाइम। अवसर की अवहेलना करने वालों पर समय दंड प्रहार करता है, समय किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए अवसरों का लाभ लेना सीखिए और अवसरों का सकारात्मक उपयोग करिए, यही हमारी शुभकामना है। और पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई पर फोकस करिए। समाज और राष्ट्र के प्रति भी हमारा दायित्व है, इसका बोध हमें हमेशा होते रहना चाहिए। और सामाजिक मूल्यों से और नैतिक मूल्यों से कट करके हमें न तो शिक्षा चाहिए और न तो हमारे व्यक्तित्व से ये ओझल हो, इसके प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका पैट्रियोटिक न्यूज में आने के लिए, और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको अपने विचार व्यक्त करने के लिए। सारे व्यूअर्स से कहूँगा, जो हमारे जो भी दर्शक हैं, कि अपने जो भी विचार, कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, उनको आइए और हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उन पर अपना विचार को व्यक्त करिए वहाँ पर। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और जो कुछ भी, अगर आपको कुछ भी डाउट हो सिविल सेवा से रिलेटेड चीज़ों में, या फिर शिक्षा में किसी भी डायरेक्शन में आपको जाना है, उसके लिए आप हमारे संस्थान पर आ सकते हैं, जो कि पैडलेगंज में है, KV टावर पे पैट्रियोटिक IAS। वहाँ पे आइए और अपने लिए एक गाइडेंस के लिए आप एक रास्ता यहाँ मिल सकता है।